नादिया कहती कि मैं जो चीज़ें सोचती जा रही थी पलक झपकते पूरी हो रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। और आज वही नादिया रो रो कर अपनी कहानी बता रही थी और कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर मुझे तलाक दे दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आपके साथ अदनान और आज की जो कहानी है ये नादिया की है। नादिया अपनी कहानी सुनाते हुए बहुत से सवाल छोड़ गई और एक राय उसने पूछी है। आप भी अपनी राय इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि वो लड़की इससे कुछ सबक सीख सके कि उसे क्या करना चाहिए। नादिया अपनी नादिया एक गांव में रहती थी और गांव से कुछ फासले पर एक स्टॉप था जहां तक उसी की यूनिवर्सिटी की बसें आती थी और वहां से वो यूनिवर्सिटी की बस में बैठकर जाती थी। अब होता ये था कि वो गांव से अपनी एक फ्रेंड के साथ उस स्टॉप तक जाती थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और वहां से जब यूनिवर्सिटी की बस आती तो उसमें सवार होकर यूनिवर्सिटी चली जाती। अब ये रोज़ाना की उनकी रूटीन थी। एक दिन क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी से वापस आई हैं, उस स्टॉप पर जैसी उतरी हैं तो पता चला कि आज कोई हंगामा हुआ है मुल्क में और उसकी वजह से बसों की हड़ताल चल रही है। अब वो दोनों खड़ी परेशान इधर उधर देख रही हैं। रोड के सुनसान है, कोई चीज़ नहीं आ रही, सन्नाटा है बिल्कुल। और इनके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था कि ये घर पे फ़ोन करती कि इनको आकर ले जाएं। अभी ये कुछ सोच ही रही थी कि इतनी देर में शहर की तरफ से एक गाड़ी फराटे भरती हुई आ रही है। अब नादिया की फ्रेंड जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ी है और उसने उस गाड़ी को रुकने का इशारा किया। जैसे ही उसने गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो गाड़ी बिल्कुल आराम से इनके पास आकर रुक गई। गाड़ी में एक नौजवान बैठा था। नादिया की फ्रेंड जो है वो आगे बढ़ी है और उसने शीशे नीचे किए हैं तो उसने कुछ बात की है उसके साथ, लड़के के साथ, और उसके बाद उसने अपनी फ्रेंड नादिया को कहा कि आओ चलते हैं। अब नादिया की फ्रेंड जो है वो आगे बैठ गई है और नादिया पिछली सीट पर बैठ गई है। गाड़ी चलना शुरू हो गई और गाड़ी में बैठते ही बड़ी प्यारी सी खुशबू आई और गाड़ी बड़ी साफ़ सुथरी थी और उसमें बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। एसी स्टार्ट था उसका और नौजवान बहुत ही पुरकशिश और खूबसूरत था। अब नादिया की जो फ्रेंड है वो अगली सीट पर बैठी थी और उसने इस लड़के से कुछ बातचीत शुरू कर दी। नादिया बताती है कि हमारे ख़ानदान में इस तरह से किसी से लिफ्ट लेना बहुत ही मायूब समझा जाता था और यहाँ पर तो मेरी फ्रेंड ने लिफ्ट भी ले ली और उससे बातें भी शुरू कर दी। अब मैं उस लड़के को आंख बचाकर बैक मिरर से देखती थी और वो लड़का भी बार बार मेरी तरफ देखता था। जैसे ही वो मेरी तरफ देखने लगता तो मैं चेहरा दूसरी तरफ कर लेती। सफ़र इसी तरह जारी था और मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी उस शीशे में देखने से, क्योंकि मुझे वो लड़का कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था। अब मेरे दिल में कुछ सवाल आ रहे थे। जैसे ही मैं वो सवाल सोचने लगी हूँ तो मेरी फ्रेंड जो है उससे बातें कर रही थी, उसने वही सवाल उससे पूछने लगी शुरू कर दिए। अब जो सवाल मेरे ज़हन में आ रहा वही वो उससे पूछे जा रही थी और वो लड़का जवाब दे रहा था। लड़के ने बताया कि वो यूके में रहते हैं और वहीं पर उनका सारा बिजनेस सेटअप है। उनके जो बड़े भाई हैं वो पहले वहाँ गए थे, उन्होंने वहाँ जाकर सारा बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया और ख़ानदान के सब लोगों को वहाँ बुला लिया। अब उनकी शादी थी तो हम उनकी शादी के लिए आए थे। 1 साल पहले उनका निकाह किया था, अब रुखसती है और हमारी भाभी जो हैं वो हमारे साथ यूके जाएंगी। इतनी बात की और वो खामोश हो गया। तकरीबन जितनी बातें मेरे दिमाग में आई थी वो सब की सब मेरी फ्रेंड ने उससे पूछ ली थी। इतनी देर में हमारा स्टॉप भी आ गया और उस लड़के ने हमें स्टॉप पर उतारा और उसके बाद उसने सलाम किया और चला गया। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि मैंने उससे उसका नंबर ले लिया और अपना नंबर उसको दे दिया है। अब हम लोग घर पहुंची हैं और मेरी फ्रेंड अपने घर चली गई, मैं अपने घर। और घर पहुंचने के बाद मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई हूँ तो मुझे वही सारे लम्हात जो गाड़ी के अंदर थे, जैसे वो लड़का बार बार बैक मिरर में देखता था मेरी तरफ, वो सब के सब मुझे याद आ रहे थे। ऐसे था जैसे मेरे आंखों के सामने कोई फिल्म चल रही है, कोई टीवी लगा हुआ है। तो मैं उनको देखकर उनसे महजूज हो रही थी। और इतनी देर में कमरे में बच्चे आए तो उनको मैंने 2 थप्पड़ लगाए और उनको कमरे से निकाल दिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे पास सन्नाटा हो, कोई शोर ना हो। अब मैं कमरे में बैठी सोचे जा रही हूँ। शाम हुई, खाना खाया, उसके बाद सो गए और रात को भी कई बार यही ख्यालात मेरे जहन में आते रहे। पता नहीं मैं क्यों उस लड़के को सोच रही थी, शायद अनजाने में उससे कोई मोहब्बत का सी हो गई थी। अब अगले दिन यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं तो मेरी फ्रेंड बताती है कि मैंने उसे मैसेज किया था तो उसने भी आगे से जवाब दिया। हमारी थोड़ी सी बात हुई है और वो बार बार तुम्हारा पूछ रहा था। मैं दिल में कहना चाहती थी कि उसका नंबर मुझे दो, लेकिन मैं ज़ुबान पे नहीं ला सकी कि नंबर मुझे दो। मैंने ऐसे ही सर हिलाया और चल दी और अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि वो मेरे बारे में पूछ रहा है। अब चंद दिन गुजरे तो मेरी फ्रेंड उससे बात करती थी और एक दिन मैं उसके पास आई तो उसने फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। जैसे उसने फ़ोन मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने हेलो कहा तो आगे से वो लड़का था और उसने मुझे सलाम किया और मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि उस दिन आप लोग मेरी गाड़ी में आए थे
तो मैंने कई बार आप लोगों का शुक्रिया अदा किया कि आप मेरी गाड़ी में बैठे हैं, तो आप तक मेरी बातें पहुंचती रहती हैं ना जो मैं आपकी फ्रेंड से करता हूं। तो मैंने हाँ में सर हिला दिया, हूँ कहा और आगे बढ़ी। उस लड़के ने कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अगर आपको बुरा ना लगे तो। मुझे आप अच्छी लगी हैं और मेरे बारे में अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ, और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जब उसने इतनी बात की तो मैंने फट से फ़ोन जो अपनी फ्रेंड को पकड़ाया और मैं अपनी क्लास में भाग गई। अब मैं अंदर ही अंदर चाहती थी कि मैं उसको कहूँ कि हाँ मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद छुट्टी होगी, मेरी फ्रेंड ने मुझसे बात की कि क्या कहा उसने। मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि उसने इस तरह से कहा। तो मेरी फ्रेंड कहती है कि ठीक है, मेरा दिल था कि उस पर डोरे डालूं, उसको अपने जाल में फंसाऊं और उससे शादी करूं, लेकिन अब वो तुझे पसंद करता है तो मैं तेरे बीच नहीं आऊँगी। हम लोग घर पहुँचे हैं तो मेरी फ्रेंड जो है वो हमारे घर आई है। उसने मेरी अम्मी को बड़े तरीके के साथ ये सारा सेटअप जो है वो समझाया और मेरे घर वालों को उसने राज़ी कर लिया। अब मेरे घर वालों को राज़ी करके उसने लड़के को बताया कि ठीक है आप अपने घर वालों को ले आएँ, क्योंकि लड़के ने यही कहा था कि मेरे घर वाले सारे मेरे साथ आए हुए हैं, अगर आप लोग हाँ करते हैं तो हम लोग चक्कर लगा लेंगे। लड़के वाले आए, लड़का तो पहले ही लड़की को पसंद कर चुका था और लड़की को भी लड़का पसंद था। बस वो रस्मन जो मामला थे आना जाना दोनों ख़ानदानों का वो हुआ है। उसके बाद पता ही नहीं चला कि 15 दिन के अंदर अंदर इस लड़की का निकाह हो गया। अब नादिया निकाह के बाद उसकी बेगम बन चुकी थी और उस लड़के ने नादिया के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अब उसके वीज़े के लिए अप्लाई करना था जाकर। 15 दिन के बाद वो लोग यूके चले गए और यूके जाकर उस लड़के ने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया। और ये काम इतनी तेज़ी से होता जा रहा था कि वीज़ा भी इसका तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर अप्रूव हो गया। 6 माह के बाद उन्होंने जब बताया कि आपका वीज़ा जो है वो ओके हो गया है, तो वो सारी फैमिली जो है पाकिस्तान आई और यहाँ पर आकर उन्होंने एक छोटा सा इवेंट रखा जिसमें उन्होंने अपने जो रिश्तेदार थे ख़ास उनको बुलाया और साथ ही हमारी तरफ से जो मेहमान थे वो भी आए और रुखसती हो गई। रुखसती के 4 दिन के बाद मेरी फ़्लैट थी और मैं फ़्लैट में बैठी और यूके पहुँच गई। मेरा शौहर जो है वो बहुत ही सलीकामंद और नफीस इंसान था। उसका नाम था ज़िया और वो मुझे बहुत ही मोहब्बत देता था और हम लोग इतने वहाँ पर खुश थे कि मैं अपने माँ बाप को भी भूल गई। मैं अपने माँ बाप को याद ही नहीं कर पाई और 2-2 दिन गुजर जाते तब मैं अपनी अम्मी को फ़ोन ना करती। अम्मी परेशान होती, मैं उनको बताती कि यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरी सास, मेरे ससुर, मेरा देवर जो है वो थोड़ा सा गुस्से का तेज़ है। जब भी मैं उसे सलाम कहती हूँ तो मेरे सर पे हाथ रखता है और कहता है कि बेटा खुश रहो। और मेरा शौहर जो है वो बड़ा मेरा ख्याल रखता है। अब कुछ दिन गुजरे तो मैंने अपने देवर से कहा कि आप मुझे कोई जॉब ढूंढ दें। तो उसने कहा आपको जॉब क्यों ढूंढ के देनी है, आप हमारी अपनी जो कंपनी है, जो हमारे बड़े बड़े स्टोर हैं उन पे काम करें। हमारे फलां स्टोर के ऊपर मैनेजर की कमी है और तुम पढ़ी लिखी भी हो तो तुम आ जाओ, चंद दिनों में तुम काम सीख जाओगी। अब मैं उस स्टोर के ऊपर काम करने लगी, चंद दिनों में मैंने काम सीख लिया और उसके बाद उन्होंने मुझे बाकायदा मैनेजर बना दिया वहाँ का। अब मैं सुबह जाती और शाम को वापस आती और पहले ही महीने मैंने तकरीबन 2000 पाउंड की सैलरी वहाँ से कमाई। अब जो सैलरी थी, मेरे घर वाले इतने अमीर नहीं थे। मैंने अपने शौहर से पूछा क्या मैं ये पैसे अपने घर वालों को भेज सकती हूँ, तो उसने कहा कि ये पैसे क्या तुम और भी भेजना चाहो तो भेज सकती हो, कोई मसला नहीं है। अब हमारे घर के सारे मामला जो हैं एक दूसरे के सामने थे। हमारे साथ वाला जो कमरा था ना मेरे देवर का था और मेरी जो देवरानी थी वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसके बरक्स जो मेरे देवर थे वो इतने खूबसूरत नहीं थे। हम इसी घर में सारे इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन कई बार रात के वक्त देवर जी के कमरे से चीखने की आवाज़ आती है और वो मेरी जो देवरानी थी उनको कई बार मारते भी थे। अब एक दिन मैंने ऐसे ही दीवार के साथ कान लगाया तो अंदर से आवाज़ें आ रही थी और मेरे जो देवर हैं वो मेरी देवरानी को बांझ के ताने दे रहे थे, तुम बांझ हो, तुम्हें औलाद नहीं हो रही। अब उसको बांझ के ताने दे रहे हैं और वो आगे से कह रही है कि आप मुझे मार लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन मुझे बांझ के ताने ना दें। अब ये सारी बातें जो थी उनकी वो मेरे सास और ससुर को भी पता थी और मेरे सास और ससुर मेरे देवर को अलग से बिठाकर थोड़ा बहुत समझाते थे, लेकिन ये सारे का सारा कारोबार जो है उसी का सेट किया हुआ था। उसने पहले यूके आकर ये कारोबार शुरू किया, यहाँ पर नेशनैलिटी ली और सारे रिश्तेदारों को यहाँ लेकर आया है। अब वो जो कहता वही होता था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर ही अंदर वो भाई जो हैं वो अच्छे नहीं लगते थे। मुझे उनसे घिन आने लगी थी कि वो देवरानी, मेरी जो देवरानी थी, उनको बांझ के ताने क्यों दे रहे थे, क्योंकि औलाद तो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ना दे। और मैं भी प्रेग्नेंट थी और मेरे यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था।
और जब हमारा टाइम आया तो मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई, अल्लाह की देन थी, बेटी हुई है। इस पर मेरे घर वाले, मुझे लगा कि खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी सब ने मेरी बेटी के साथ बहुत प्यार किया और उसको हाथों पर उठा के घूमते थे। एक दिन फिर से मेरे देवर के कमरे से चीखने की आवाज़ें आ रही हैं और वो मेरी भाभी जो हैं उनको बांझ बांझ के ताने दे रहे हैं और उनको मार रहे हैं। मारते मारते एकदम से उनको बीपी शूट हुआ है और बीपी शूट होने के बाद वो गिर गए हैं। उनको फौरी तौर पर उठाया गया, उठाकर जब हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो रास्ते में उनकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल लेके गए हैं, हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आप इनके लाने में देर कर चुके हैं, ये पहले से एक्सपायर हैं। हम लोग उनकी डेड बॉडी जो है उनको घर लेके आए हैं और यहाँ पर जो सारा घर खुशियों में झूमता था उस पर मातम बिछ गया। अब सब के सब रो रहे हैं, उस बेटे को रो रहे हैं जिसने इन सबको यहाँ सेट किया था। ये लड़ाई तो पहले भी होती रहती थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों भाई इतने गुस्से में आए कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा है और वो इस दुनिया से चले गए। अब भाभी जो है वो गुमसुम सी रहती थी और इसी तरह से घर का निज़ाम जो है वो चलने लगा। और 6 महीने बीत गए, 6 महीने तक हमारे घर में हंसने की आवाज़ तक नहीं आई। और इसी दौरान मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई और मेरे यहाँ बच्चे की उम्मीद थी और मेरे घर वाले मुझसे बेटे की उम्मीद लगाए बैठे थे। और तकरीबन 9 माह गुजरे हैं और मेरे यहाँ फिर से अल्लाह ने बेटी दी है। जब मुझे अल्लाह ने बेटी दी है तो इस घर के लोगों ने खुशियाँ तो मनाई, लेकिन उस तरह से नहीं मनाई। पता नहीं लोग बेटा क्यों चाहते हैं, जबकि बेटियां भी तो इसी तरह से घर की फ़र्द होती हैं, बेटियों के भी तो वही हकूक़ होते हैं। बेटियां भी माँ बाप के लिए सब कुछ करती हैं, लेकिन फिर भी लोग बेटा ही चाहते हैं। बेटी की पैदाइश को अभी 1 महीना गुजरा था कि मेरी सास ने मुझे बुलाया और एक कमरे की तरफ इशारा किया। ये कमरा मेरे देवर जी का था और जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई तो मेरे शौहर के खालू और खाला और 1-2 और रिश्तेदार भी वहाँ पर मौजूद थे और भाभी जो हैं वो भी मौजूद थी। अब इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे देवर की बेगम जो है वो अब बेवा हैं और हमारे ख़ानदान का रिवाज है कि हम अपनी इज़्ज़त को बाहर नहीं भेजते, अब ये यहीं रहेगी और हम चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है वो इससे निकाह कर ले। कागज़ों में तुम ही इसकी बीवी रहोगी, लेकिन ये भी उसकी बीवी होगी। इसको हम लोग कागज़ों में शो नहीं करेंगे, लेकिन तुम दोनों का एक ही शौहर की बीवियाँ बन जाओगी। अब इन्होंने जब ये बात की तो मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैं वहाँ से उठकर वापस चली आई और मैं सारी रात रोती रही। जब मेरा शौहर आया तो उसने मुझसे पूछा कि तुमने आंखें क्यों सुजाई हुई हैं, तो मैंने उसे ये सारी बात बताई। तो उसने कहा हाँ हमारे ख़ानदान में ये तो होता है, लेकिन मैंने उससे कहा कि आप ये काम ना कीजिएगा, मेरे ऊपर सौतन ना लाइएगा। अब वो खामोश हो गए और उन्होंने जाकर अपने माँ बाप को इनकार कर दिया कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। घर के अंदर झगड़ा रहने लगा, सब मुझे बुरा भला कहते। जहाँ पर मेरी सास मेरी तारीफ़ें करते नहीं थकती थी, अब वो मुझे बुरा भला कहती थी और इसी तरह से टाइम आगे गुजरने लगा और मैं इस वजह से बीमार हो गई। जब मैं बीमार हुई तो चंद दिन गुजरे तो मुझे बैठे बैठे ख्याल आया कि शायद ये बीमारी मुझे इसलिए आई है कि मैंने अपनी देवरानी जो है उनके हकूक़ पूरे नहीं होने दिए। उनको मेरे शौहर की बीवी बनाया जा रहा है और मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। मुझे अंदर तक मेरी रूह कांप गई कि मैं कौन होती हूँ अल्लाह के फ़ैसलों में टांग अड़ाने वाली। तो मैंने अपने शौहर को इजाज़त दे दी और उसके 10 दिन के बाद इनका निकाह रख दिया गया। जब इनका निकाह रखा गया तो मैं उस निकाह में शरीक नहीं हुई। उसके निकाह के बाद जब वो मेरे सामने आई हैं तो वो मुझे बड़े अच्छे तरीके से बुलाना चाहती थी, वो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन सिर्फ मैं अपने अंदर एक अना लेके बैठी थी और मैं उससे हर बात पर यही कहती कि तू डायन है, मेरा शौहर खा जाएगी। अब वो बड़ी सलीकामंदी से मुझे कुछ ना कहती और खामोशी से चली जाती और मेरे सारे काम करती। मेरी बेटियां जो हैं उनको भी संभालती, उनके साथ प्यार करती और मैं कई बार उससे अपनी बेटियों को छीन कर ले आती कि तुम इनसे दूर रहो। अब मुझे कहीं ना कहीं वो बांझ वाला जुमला जो था वो सच लगता था कि मेरी बेटियों के ऊपर भी इसका साया ना पड़ जाए। कुछ दिन गुजरे तो मेरे घर वालों ने कहा कि ज़िया तुम और तुम्हारी जो दूसरी बीवी है ये कुछ बाहर घूम आओ। अब वो दोनों हनीमून पर गए। मेरी सौतन जो है उसकी उम्र तकरीबन 38 साल के करीब थी। अब वो दोनों चले गए हनीमून पर और 10 से 15 दिन का उनका ट्रिप था और जब वो वापस आए हैं तो वो सौतन मेरी जो थी वो मुझसे पहचानी ही नहीं जा रही थी। वो अपनी उम्र से 10 साल छोटी लग रही थी। उन्होंने बाल भी डाई कर लिए, चेहरे पे फेशियल वगैरह हर चीज़ की हुई थी और सच्ची बात बताऊं तो वो बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे उससे जलन होने लगी। अब मेरा शौहर जो है मेरे हकूक़ से ही पूरे करता था और मेरी जो सौतन है उनके पास वो हफ्ते में 1 या 2 बार जाता, ज़्यादा टाइम मेरे पास ही रहता और बच्चियों को भी उठाता। अभी कोई 1 महीना गुजरा तो मेरी सौतन ने कहा कि मैं पेट से हूँ, मेरी गोद अल्लाह ने हरी कर दी है।
अब जो पहले प्रॉब्लम थी, जो बांझपन के उसको ताने दिए जाते थे, वो इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, वो इस घर के बेटे में प्रॉब्लम थी। अब वो पेट से थी और सब उसका ख्याल रखने लगे, सब खुश थे। मुझे भी समझाने की कोशिश करते थे कि तुम्हारा क्या चला गया है, वो इस घर की बहू थी और इसी घर की बहू रह गई है और सबके साथ है वो। और यहाँ पर जो उसके शौहर थे, उसने अपना जो बिज़नेस सेट किया था, उस बिज़नेस में से उसने 4 स्टोर जो थे अपनी बीवी के नाम किए, 2 स्टोर अपनी माँ बाप के नाम किए हुए थे और 3 स्टोर उसने अपने भाई के नाम पे किए हुए थे। उसने बड़े तरीके से अपनी प्रॉपर्टी जो थी उसको तकसीम किया हुआ था। मेरे शौहर को अपने भाई की जो बेवा थी उनके साथ कोई प्रॉपर्टी का लालच नहीं था, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। लेकिन यहाँ पर जब उनकी शादी होगी तो मुझे बहुत बुरे लगने लगे। वो जैसे ही बच्चे की बात सुनी तो उनका झुकाव अपनी उस बेगम की तरफ होने लगा। अब वो 3 दिन मेरे पास और 3 दिन उसके पास रहते थे। और जब डिलीवरी का टाइम आया तो अल्लाह ताला ने उनको बेटे से नवाजा, एक बेटे से नवाजा और मेरे शौहर की काफ़ी तवज्जो जो है उनकी तरफ बढ़ गई। अब मुझे उनसे तवज्जो मांगनी पड़ती या मेरा रवैया ऐसा था कि वो मेरी तरफ झुकते नहीं थे। वक्त गुजरता गया और वो फिर से प्रेग्नेंट हुई और एक बेटा और उनके यहाँ हो गया। अब ऐसे मामला था कि मैं उलझन का शिकार हूँ कि मेरे शौहर जो हैं वो मेरे पास हफ्ते में 1 दिन आते हैं और उसके पास ज़्यादा टाइम बिताते हैं, जबकि वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करती हैं। और अब मैंने अपने शौहर से कहा है कि आप मुझे तलाक दे दें। मैं अपने शौहर से तलाक लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं उस औरत के साथ ज़िंदगी नहीं बांट सकती अपने शौहर की। लेकिन मैं परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरा शौहर जो है वो मुझे बहुत समझाता है। अब नादिया जो है वो ये राय मांगती है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे तलाक ले लेनी चाहिए, जबकि वो 2 बेटियों की माँ है। और सौतन का लफ्ज़ जो है ये हमारे इस्लाम में जो है ये गलत है। इस्लाम में तो कहा गया है कि जो आपकी शौहर की बीवियाँ होंगी, जितनी भी होंगी, वो आपस में बहनों की तरह रहें। तो इस औरत को क्या करना चाहिए नादिया को? क्या ये वाकई उससे डिवोर्स ले ले या फिर अपने शौहर के जो हकूक़ हैं उनको पूरा करे और इस घर में हंसी खुशी वो ज़िंदगी वैसे ही गुजारे जैसे शुरू में इस घर का माहौल था। उसको 2 बेटे दिए, इसको 2 बेटियां दी और इस घर में वारस भी आ गए। और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और अपनी बच्चियों को इस तरह से समझाया करें कि कल को उनकी ज़िंदगी मुश्किल ना हो। अक्सर क्या होता है कि हमारे ये जो इंडिया के ड्रामे और इंडिया की फ़िल्में हैं, ये जो हिंदू हैं इनके दरमियान होता है कि एक शादी कर ली और उसके बाद आपने उसको छोड़ नहीं सकते, उसके अलावा दूसरी शादी नहीं कर सकते। जबकि इस्लाम में तो 4 शादियों का कहा गया है। और हमारे यहाँ अगर कोई गुनाह करता है तो उसको जायज़ कहा जाता है और अगर कोई कहता है कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा तो उसको बुरा भला कहा जाता है कि तुझे जवानी चढ़ी हुई है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।